हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग इंटरनेशनल लॉ में आपका न्यू टॉपिक लेंगे रिकॉग्निशन का, जिसको आप कहेंगे मान्यता। हिंदी में जिसे मान्यता कहेंगे हम। रिकॉग्नाइज करना किसी को, आप जानते हैं रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइज करना, किसी को पहचानना, मान्यता देना, किसी को मान लेना। इंटरनेशनल सोसाइटी में हम इसको कैसे समझेंगे? इंटरनेशनल लॉ में हम इस इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कैसे समझेंगे? जब इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड होते हैं, पहले से ही स्थापित हैं, वो लोग जब न्यू एग्जिस्टिंग स्टेट मतलब न्यू इमर्ज जो होता है स्टेट, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर कोई नया राज्य कब एक इमर्ज हो जाता है, कब एक इंटरनेशनल लेवल पर वो आ जाता है। इमर्ज होना, एक उत्पत्ति हो जाना, कैसे हो जाता है कोई नया स्टेट? जैसे इंडिया था पहले, उससे पाकिस्तान एक न्यू मतलब सेपरेट हो गया पाकिस्तान, और इंटरनेशनल एक सोसाइटी में एक न्यू स्टेट के रूप में वो इमर्ज हो गया। न्यू मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टेट्स मौजूद थे उनको हम एग्जिस्टिंग स्टेट कहेंगे। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही थे, स्थापित थे, वहाँ पे एस्टैब्लिश थे। और जो जैसे पाकिस्तान बना या उसके बाद जब बांग्लादेश बना, तो उनको हम न्यू स्टेट्स कहेंगे। तो जब कोई एग्जिस्टिंग स्टेट्स, पहले से ही स्थापित जो राज्य हैं इंटरनेशनल लेवल पर उत्पन्न इमर्ज होने वाले न्यू स्टेट को, नए राज्य को मान्यता या मान लेते हैं, या उन्हें मान्यता देना मतलब उनको स्वीकार कर लेते हैं, अपने एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो उसको मान्यता देना कहते हैं। मान्यता देना और कैसे समझेंगे आप कि जैसे एक एंटिटी, एक न्यू एंटिटी मतलब एक जो अस्तित्व नया आया है, इमर्ज हुआ है, नया अस्तित्व मतलब एक नया स्टेट। एक नया स्टेट कैसे इमर्ज होगा कि एक टेरिटरी हो गई, जैसे अब पाकिस्तान अलग हो गया हमसे, तो उसकी एक अलग टेरिटरी हो गई। टेरिटरी का मतलब होता है एक भूमि अलग हो गई, उसमें उनकी जनसंख्या, जो पॉपुलेशन थी वो हो गई, लोग हो गए, वहाँ पे जनसंख्या हो गई उनकी। नंबर 2, नंबर 3 उसमें एक गवर्नमेंट आ गई। नंबर 4 गवर्नमेंट मतलब कोई सरकार उसको चलाएगी ना, तो वो सरकार आ गई। और उसमें और भी एक विलिंग होना चाहिए उस स्टेट को, कि विलिंग का मतलब होता है इच्छुक होना चाहिए। वो नया उत्पन्न हुआ स्टेट, उसमें इच्छा होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने की। ये कब होगा? जब वो इंटरनेशनली अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने की सामर्थ्य रखेगा। इंटरनेशनल लेवल के जो उत्तरदायित्व मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको वो वहन करना चाहता है, वो इच्छुक होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए, और वो केपेबल भी होना चाहिए, उसमें सामर्थ्य भी होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहन करने के लिए। वो इच्छुक भी होना चाहिए और सामर्थ्य भी, उसमें केपेबल भी वो होना चाहिए। तो जब एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो पहले से स्थापित स्टेट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनली, तो वो लोगों को जब ये लगता है कि इस स्टेट में जो नया इमर्ज हुआ है स्टेट, इसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब उसमें ये सारे गुण आ गए हैं, राष्ट्रत्व के एक गुण आ गए हैं, कि वो एक टेरिटरी पर है, निश्चित एक टेरिटरी है, उसमें पॉपुलेशन है, उसमें गवर्नमेंट है, उसमें विलिंग भी है वो, कि वो आना चाहता है और अपने उत्तरदायित्व निभाना चाहता है। तब एग्जिस्टिंग स्टेट्स जब उसे रिकॉग्नाइज कर देते हैं, रिकॉग्नाइजेशन दे देते हैं, उसको मान्यता दे देते हैं, उसको मान लेते हैं कि वो एग्जिस्ट कर चुका है, हमारे सोसाइटी का एक मेंबर मान लेते हैं अपनी सोसाइटी का, तो उसे मान्यता देना या रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में। तो सुनिए, अब आपको समझ में आएगा। When possession of some attributes, possession मतलब possess करना, प्राप्त कर लेना, attributes कुछ गुण, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक निश्चित टेरिटरी होनी चाहिए और उसमें ये सारी चीजें चारों मैंने जो बताई, तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे, तो सुनिए, व्हेन पोजेशन ऑफ सम एट्रीब्यूट्स इन अ स्टेट इज एक्नॉलेज्ड बाय, एक्नॉलेज मतलब उन्होंने उसे पहचान लिया है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है, उसे पहचान लिया है, मान लिया है। तो व्हेन पोजेशन ऑफ सम एट्रीब्यूट्स इन अ स्टेट इज एक्नॉलेज्ड बाय अदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स, इट इज नोन एज रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। ये एक उस स्टेट की मान्यता कहलाता है।
तो समझ में आया आपको? एट्रीब्यूट्स का वही मतलब जो मैंने आपको अभी बताया, असेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड सच एज पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट। उसमें कैपेबल होना चाहिए, वो कैपेसिटी होनी चाहिए और वो विलिंग भी होना चाहिए दूसरे स्टेट्स के साथ अपनी उत्तरदायित्वों को या रिलेशंस को निभाने में। तो ये जब सारे एट्रीब्यूट्स एक न्यू स्टेट में आ जाते हैं तो दूसरे एग्जिस्टिंग स्टेट्स उसको मान्यता दे देते हैं। तो हिंदी में सुनिए, मान्यता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आप ये सोचेंगे कि स्टेटहुड की कंडीशंस क्या है, कि क्या क्या उसमें ऐसा होना चाहिए जो मैंने अभी बताया, वो तो है ही। तो ये सब चीज़ें, स्टेटहुड की कंडीशन क्या है या राष्ट्रत्व के तत्व क्या है, यह कैसे मालूम होगा कि किसी स्टेट में राष्ट्रत्व के सभी आवश्यक तत्व आ गए हैं नहीं? कैसे मालूम पड़ेगा किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को कि इसमें ये सारे जो गुण हमने बोले अभी, एट्रीब्यूट्स बोले, क्या वो उसमें आ गए हैं क्या? तो इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स को ये फ्रीडम है कि वो खुद डिसाइड करें। जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जैसे जो पहले से ही स्थापित राज्य हैं, उनको ये फ्रीडम है, उनको ये उनकी इच्छा पर है ये बात कि वो खुद ये डिसाइड करें कि ये जो स्टेटहुड की कंडीशंस हैं कि उसमें वो विलिंग है या नहीं, या उसमें पॉपुलेशन के है या नहीं, या उसमें सरकार कैसी है, वो एग्जिस्टिंग स्टेट जो उसको मान्यता देने वाला है वो स्टेट खुद ये डिसाइड करेगा कि उसमें राष्ट्रत्व के गुण आ गए हैं नहीं, उसमें स्टेटहुड के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आ गए हैं या नहीं। तो सुनिए, इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स को, एग्जिस्टिंग स्टेट्स को ये फ्रीडम है कि वे खुद डिसाइड करें कि किसी स्टेट में राष्ट्रत्व के आवश्यक तत्व हैं या नहीं, मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड उसमें आ गए हैं या नहीं। तो किसी स्टेट के साथ संबंध स्थापित करना किसी भी दूसरी स्टेट का लीगल लायबिलिटी नहीं है, विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। वो किसी भी जो एस्टैब्लिश स्टेट्स हैं, पुराने जो राज्य हैं, जो नए किसी स्टेट को मतलब मान्यता दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर उसमें एट्रीब्यूट सारे आ गए हैं नए स्टेट में तो उनको उसको मान्यता देनी ही पड़ेगी। वो फ्री है, उनका मन है एग्जिस्टिंग स्टेट्स का कि वो नए स्टेट को मान्यता दें या नहीं दें, वो उनकी इच्छा पर आधारित है। तो ये जो फ्रीडम है उसको ये कहते हैं कि जो रिकॉग्निशन है वो एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, एक राजनीतिक कार्य है। ये कोई बाउंड नहीं है एग्जिस्टिंग स्टेट्स, वो उनकी इच्छा पर है। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि मान्यता देने का जो एक टास्क है वो एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, वो एक मतलब आप कहेंगे कि एक राजनीतिक कार्य है, उनकी इच्छा पर आधारित है। ये कोई बाउंड नहीं है कि अगर उसमें एट्रीब्यूट आ गया तो आपको मान्यता देनी ही पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सभी स्टेट्स जो एस्टेब्लिश स्टेट है वो फ्री होते हैं अपनी इच्छा से, उनका राजनीतिक कार्य है कि वो दें या नहीं दें। तो किसी भी स्टेट के साथ संबंध स्थापित करना किसी भी दूसरे स्टेट का लीगल लायबिलिटी नहीं है। इसलिए मान्यता को एक राजनीतिक कार्य या पॉलिटिकल कंसिडरेशन या एक राजनीतिक कार्य, मतलब उनका कोई वो बाउंड नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, राजनीतिक कार्य है उनका। अब आ जाइए थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन पर, जो मान्यता के सिद्धांत हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूटिव या निर्माणात्मक सिद्धांत, एंड द सेकंड इज डिक्लेरेटरी या घोषणात्मक सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो निर्माणात्मक सिद्धांत है, वो आप नाम से ही जैसे समझ रहे हैं कि ये इसमें ये माना जाता है कि जो मान्यता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ही एक नए स्टेट का निर्माण होता है। तो आप सुनिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी या निर्माणात्मक सिद्धांत, मान्यता द्वारा ही राज्य राष्ट्रत्व को प्राप्त करता है तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकार प्राप्त होते हैं। कि अगर उसको मान्यता नहीं देंगे, भले ही उसमें एट्रीब्यूट आ गए, भले ही उसमें सारे स्टेटहुड के सारे राष्ट्रत्व के गुण आ चुके हैं, अगर उसको मान्यता नहीं देंगे स्टेट, तो वो एक स्टेट ही नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू निर्माणात्मक सिद्धांत की मान्यता देने से ही किसी नए स्टेट का निर्माण होता है। अकॉर्डिंग टू निर्माणात्मक सिद्धांत ये कहते हैं कि यह एक प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक समुदाय, जो एंटिटी हो गई है, एक राज्य आ गया है, राजनीतिक समुदाय जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राष्ट्रों के परिवार का सदस्य बनकर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त करता है। ये कहते हैं कि एक मान्यता द्वारा ही वो एक
अंतर्राष्ट्रीय परिवार का सदस्य बनेगा, भले ही उसमें एट्रीब्यूट पहले आ चुके थे, लेकिन जब तक मान्यता नहीं मिलेगी उसको, वो राज्य के रूप में स्थापित नहीं होगा इंटरनेशनल लेवल पर। तो सुनिए, दिस थ्योरी हैज बीन एडवोकेटेड बाय एंजिलोटी एंड हॉलैंड। एंजिलोटी और हॉलैंड ने इस निर्माणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, इन्होंने इसको प्रतिपादित किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पर्सनैलिटी ऑफ अ स्टेट इज क्रिएटेड नॉट बाय फैक्ट। वो तथ्यों से नहीं बनता है, स्टेट तथ्यों से, तथ्य मतलब एट्रीब्यूट या गुणों से नहीं बनता है, बट थ्रू रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट्स, बल्कि वो दूसरे राज्यों के द्वारा दी जाने वाली मान्यता से ही उसका निर्माण होता है। तो इट मीन्स एन एंटिटी, इसका मतलब है कि जो वो एंटिटी या वो जो समुदाय या वो जो राज्य अस्तित्व में आया है, इट मीन्स एन एंटिटी डज नॉट बिकम अ स्टेट बाय पोजेसिंग एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड इन इट बिकम्स सो। ये उन एट्रीब्यूट से स्टेट नहीं बना है, ये वैसा तब बना है, ये राज्य तब बना है, इट बिकम्स सो व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर स्टेट्स। ये तब राज्य बना है जब दूसरे स्टेट्स ने, जो एस्टैब्लिश स्टेट्स हैं, उन्होंने, जो पुराने स्टेट्स हैं, उन्होंने जब उसको मान्यता दे दी, तब वो एक स्टेट बना है। तो ये निर्माणात्मक सिद्धांत ऐसे कहता है कि मान्यता द्वारा ही उसका निर्माण होता है। It implies that other states constitute the personality of a state. इसका मतलब है दूसरे राज्य उसको निर्माण उसका करते हैं by granting recognition, but इस थ्योरी में, मतलब इसका जो मानना है, इस थ्योरी को जो मैंने बताया कि मान्यता दूसरों को देने से ही वो एक स्टेट माना जाएगा, इसके डीमेरिट्स हैं, इसकी आलोचना की जाती है। इसमें कहा जाता है कि जब उस एंटिटी में, उस अस्तित्व में, उस राज्य में राष्ट्रत्व के सभी गुण, ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड मौजूद हैं, तो कोई उसे मान्यता दे या न दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक स्टेट उसे मान्यता दे दे और दूसरा नहीं दे, तो क्या वो एक स्टेट नहीं माना जाएगा? जैसे एक एस्टैब्लिश स्टेट ने उसको मान्यता दे दी और दूसरे पुराने एस्टैब्लिश स्टेट ने उसको मान्यता नहीं दी, रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो क्या वो एक स्टेट माना जाएगा या नहीं? तो ये इसके लिए इसकी डीमेरिट या इसकी आलोचना की जाती है। जैसे चाइना को बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत टाइम तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो ये कहते हैं कि फिर भी इंटरनेशनल कमिटी, इंटरनेशनल लेवल में उसे अधिकार प्राप्त थे, उसको सारे जो राइट्स थे उसके पास थे इंटरनेशनल लेवल के, और उसे एक पूरा स्टेट माना जाता था। भले ही बहुत सारे स्टेट्स ने, बहुत सारे राज्यों ने चाइना को पहले स्टेट एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और बांग्लादेश को भी सबसे पहले इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था और बाकी बहुत सारे देशों ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो एक स्टेट नहीं माना गया, वो स्टेट एक बन चुका था, भले ही बहुत सारे राज्यों ने, एस्टैब्लिश राज्यों ने उसको मान्यता नहीं दी थी। उसके बाद आपका सेकंड है डिक्लेरेटरी थ्योरी, जिसको कि सही थ्योरी माना जाता है, उद्घोषणात्मक सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, वो एक स्टेट बन जाता है पहले से, वो एक एस्टैब्लिश स्टेट हो जाता है। सिर्फ मान्यता देना या रिकॉग्नाइज दूसरे स्टेट्स के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज करना सिर्फ एक घोषणा करना ही होता है। घोषणात्मक सिद्धांत की घोषणा कर दी जाती है कि हाँ, उसको एक राज्य मान लिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, वो स्टैब्लिश तो वो पहले से ही हो चुका था। तो सुनिए, ये कह रहे हैं कि मान्यता एक औपचारिक अभिस्वीकृति है, एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है, एक औपचारिक अभिस्वीकृति है जिसके द्वारा एक स्थापित तथ्य को स्वीकार किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रत्व या किसी नए राज्य की सत्ता मान्यता से पहले ही उपस्थित रहती है तथा वह मान्यता से स्वतंत्र होती है। मतलब वो पहले से ही एस्टैब्लिश होता है, मान्यता तो केवल उद्घोषणा होती है, उसकी एक फॉर्मेलिटी है, बाकी वो एस्टैब्लिश तो पहले ही हो चुका होता है जब उसमें सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। किसी भी स्टेट में स्टेटहुड की सारी राष्ट्रत्व के सारे गुण आ जाते हैं। तो ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस in international law as soon as it acquires all the attributes of statehood. The act of recognition is therefore declaration of an existing fact that an entity possesses the essential attributes of statehood. कि एक जो एंटिटी है उसने स्टेटहुड को प्राप्त कर लिया है, इसकी केवल मात्र घोषणा की जाती है, सिर्फ डिक्लेयर ही किया जाता है, वो पहले से एक स्टेट होता है, वो एस्टैब्लिश स्टेट होता है। तो ये कह रहे हैं कि this theory has been advocated by Hall, Bradley and Fisher.
हॉल, ब्रैडली और फिशर ने इसको एडवोकेट किया और ये सही थ्योरी मानी जाती है, सही सिद्धांत माना जाता है रिकॉग्निशन का, उद्घोषणात्मक सिद्धांत। अब आ जाइए मान्यता के प्रकार, मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। फर्स्ट इज डी फैक्टो, डी फैक्टो रिकॉग्निशन। डी फैक्टो का मतलब है तथ्येन। तथ्येन का मतलब होता है जब एक स्टेट इमर्ज होता है, जैसे पाकिस्तान इमर्ज हुआ या बांग्लादेश इमर्ज हुआ, तो बहुत सारे स्टेट्स को ये लगता है कि अभी ये इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स या बहुत सारे गुण जो चाहिए होते हैं वो इसमें नहीं आए हैं। उनको पूरा विश्वास नहीं होता जब एक नए स्टेट पर कि क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा, तब वो उसको एक प्रोविजनल डिग्री की तरह, जैसे हमें जब पूरी तरीके से हमें विश्वास नहीं होता तो एक हम तथ्येन मान्यता उसको दे दी जाती है, जिसको प्रोविजनल एक तरीके से कह सकते हैं। तो सुनिए, अकॉर्डिंग टू ओपेनहाइम, जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र होता है, जब अलग हो गया, जैसे पाकिस्तान हमसे अलग हो गया या बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से, तो जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र होता है और एक निश्चित, एक सर्टेन मतलब एक टेरिटरी पर, एक निश्चित भूमि पर उसका प्रभावशाली कंट्रोल हो जाता है, बहुत इफेक्टिव सा कंट्रोल हो जाता है, एक नियंत्रण हो जाता है, लेकिन उसमें अभी भी पूरी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं आती है, पूरी तरीके से उसमें अभी स्थायित्व नहीं आया है, तथा उसमें अभी अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्वों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए इच्छा, वो विलिंग नहीं है, या उसमें सामर्थ्य नहीं आया है, या उसमें केपेबल नहीं है, तो तब जो एस्टैब्लिश्ड स्टेट्स हैं, जो स्थापित राज्य हैं, उसे विधिक मान्यता देने में कुछ देर लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी उसको कुछ टाइम दिया जाए कि वो अपनी स्टेबिलिटी को प्रूव कर सके, वो टाइम देना चाहते हैं उसको, तो वो उसे फर्स्ट स्टेप, मतलब पहले चरण में उसको तथ्येन मान्यता प्रदान कर देते हैं, डी फैक्टो या तथ्येन मान्यता उसे दे देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे रशिया की गवर्नमेंट को अमेरिका और बहुत सारे और भी देशों ने, अमेरिका ने और बहुत सारे स्टैब्लिश्ड दूसरी कंट्रीज़ ने भी, जब रशिया इमर्ज हुआ था तो उसको बहुत टाइम तक विधिक मान्यता नहीं दी थी, मतलब जो परमानेंट मान्यता एक तरीके से आप कह सकते हैं वो नहीं दी थी अमेरिका ने भी, और बहुत सारे और देशों ने भी रशिया को नहीं दी थी। अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए वो कहते थे अभी इसमें वो विलिंग भी नहीं है और उसमें अभी केपेबल भी वो नहीं है, तो हम इसे बहुत टाइम तक उन्होंने उसको डी ज्योर मान्यता या डी ज्योर रिकॉग्निशन नहीं दिया था और सिर्फ डी फैक्टो या तथ्येन मान्यता ही दी थी। तथ्येन मान्यता को प्रोविजनल या अंतरिम कहा जा सकता है और ये एक बार देने के बाद वापस भी ली जा सकती है, और बिना, इसमें क्या होता है कि जो एस्टैब्लिश स्टेट्स हैं वो उस राज्य के साथ बिना राजनयिक संबंध स्थापित किए रिलेशन रखना चाहते हैं। बिना राजनयिक संबंध का मतलब है कि वो उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं अभी स्थापित करना चाहते और यूं ही रिलेशन रखना चाहते हैं, तो वो उन्हें एक बार डी फैक्टो या एक तरीके से अस्थायी मान्यता दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड डी फैक्टो या तथ्येन मान्यता। और दूसरी है आपकी डी ज्योर या विधिक मान्यता। विधिक मान्यता लास्ट मतलब क्या बोलेंगे आप, इसको अंतिम होती है, इसे एक बार देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती ये। और जब कोई स्टेट स्टेबल हो जाता है, उसमें स्थायित्व आ जाता है और उसमें जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो उसको वहाँ की जो जनता है, वहाँ का जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, उनका पूरी तरीके से समर्थन मिल जाता है और उसमें इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निभाने की वो इच्छुक होते हैं, वो विलिंग होते हैं, उनमें इच्छा आ जाती है और वो केपेबल भी होते हैं, उनमें सामर्थ्य भी आ जाता है, इंटरनेशनल लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना उन्हें आ जाता है, तब उस स्टेट को, उस राज्य को विधिक मान्यता या डी ज्योर रिकॉग्निशन दे दिया जाता है। इसमें आवश्यक है कि ये एक्सप्रेस वे में दी जाती है, मतलब इसको व्यक्त रूप से दिया जाता है और इसको डिक्लेयर किया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है, डिक्लेरेशन इसका किया जाता है एक्सप्रेस वे में, व्यक्त रूप से इसे कहा जाता है। और इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी स्थापित करने की या राजनयिक संबंध स्थापित करने की इच्छा भी जाहिर की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिकॉग्निशन एंड थ्योरीज एंड मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।